बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवदनाज। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की बुक से चैप्टर 7 पार्ट 1 किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा पढ़ाऊंगी। चैप्टर 7 को मैंने 2 पार्ट्स में प्रिपेयर किया है और इसमें सिर्फ बॉटनी का पोर्शन इंक्लूडेड है। इस सेशन में मैं आपको प्रोटॉक्टिस्ट की डिटेल समझाऊंगी, फिर उसके ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी और एलजी को डिटेल से समझाऊंगी। इसके साथ ही मैं आपको कोरेला और अल्वा की डिटेल समझाऊंगी। कुछ यूकेरियोट्स ना ही पौधे होते हैं, ना ही जानवर और ना ही फंगस। तो बताइए फिर वो क्या कहलाते हैं? मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी इनको क्या कहते हैं। ऐसे यूकेरियोट्स को हम प्रोटिस्ट कहते हैं। लफ्ज प्रोटिस्टॉस से निकला है, जिसके मतलब है द वेरी फर्स्ट। ये यूकेरियोट्स होते हैं। इनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ये या तो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, या फिर अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, यानी हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। इनकी लोकोमोशन यानी मूवमेंट सीलिया के थ्रू भी हो सकती है। कुछ में फ्लैजेला पाए जाते हैं और कुछ में सूडोपोडिया। किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्ट एल्जी, फंजाई लाइक प्रोटॉक्टिस्ट ओमाइकोटा, एनिमल लाइक प्रोटॉक्टिस्ट प्रोटोजोआ। अब हम एल्जी प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम एक एल्गे की बात कर रहे होते हैं तो वर्ड एल्गा यूज होता है। जब हम बहुत सारी एल्जी की बात कर रहे होते हैं तो वर्ड एल्जी यूज होता है। लफ्ज एल्जी एल्गन से निकला है, जिसके मायने हैं सी वीट के। कैसे हम कह सकते हैं कि एल्जी प्लांट से सिमिलर है? क्योंकि दोनों में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट पाए जाते हैं और दोनों में सेल वॉल मौजूद होती है। एल्जी में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीनॉइड्स, ज़ेंथोफिल और फाइकोएरेथिन पिगमेंट भी पाए जाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स एल्जी के प्लांट से डिफर करते हैं। 100% एल्जी एक्वेटिक होते हैं, जबकि प्लांट्स मेजॉरिटी टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ हाइड्रोफाइट्स होते हैं। एल्जी की बॉडी थैलस कहलाती है, जबकि प्लांट्स की बॉडी डिवाइड होती है रूट, स्टेम और लीफ में। एल्जी के केस में क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं तो इनकी फर्टिलाइजेशन वाटर डिपेंडेंट होती है, जबकि प्लांट्स की फर्टिलाइजेशन वाटर डिपेंडेंट नहीं होती। क्योंकि एल्जी एक्वेटिक होते हैं तो इसका जाइगोट जो है वो पेरेंट बॉडी के अंदर रिटेन नहीं होता, यानी फर्टिलाइजेशन उस पेरेंट बॉडी के अंदर नहीं होती है, बल्कि बाहर दोनों गैमेट्स फ्यूज होते हैं। जबकि प्लांट्स में मेल गैमेट ट्रैवल करता है फीमेल की बॉडी में और वहां जाके वो फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है और जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर ही बनता है और वहीं रिटेन रहता है। एल्जी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कोरेला, जो कि एल्जी का जीनस है और फैमिली कोरेलेसी को बिलोंग करता है। सबसे पहले इसकी अकरेंस देखते हैं, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। ये या तो सिंगली या फिर ग्रुप्स में फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर या फिर सॉइल में पाए जाते हैं। कुछ कोरेला ऐसे होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। हर सेल वॉल से कवर्ड होता है। ये बाहर वाली लाइट ग्रीन कलर की बाउंड्री आप देख रहे हैं, दिस इज सेल वॉल। ये कवर कर रही होती है सेल मेम्ब्रेन को। इसके अंदर वाली ये मेम्ब्रेन जो नजर आ रही है आपको, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और हर सेल में कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। ये देखिए, ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, जिसके अंदर स्टार्च प्रोड्यूसिंग बॉडी पायोनाइट या तो प्रेजेंट होते हैं या फिर ये एब्सेंट भी होते हैं। और यहाँ पे सेंटर में आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है। न्यूक्लियस का काम ये होता है कि ये बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। कोरेला
नॉन मोटाइल होते हैं, यानी इसमें कोई लोकोमेंट्री ऑर्गन मौजूद नहीं होते हैं। कोरेला में रिप्रोडक्शन सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है, यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोरेला में एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होती है। हर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है 8 या 16 स्मॉल बॉडीज में, और हर बॉडी वॉल से कवर हो जाती है, और इसको अब हर इंडिविजुअल सेल्स को अब हम एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं। जैसे एप्लेनोस्पोर्स, ये देख सकते हैं आप, इसमें कितने 8 एप्लेनोस्पोर्स हैं। ये जब जैसे ही मिच्योर होते हैं, इसकी मदर सेल वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है, और ये बाहर निकल कर फ्री हो जाते हैं स्विम करने के लिए, और फिर ये डेवलप करते हैं न्यू सेल्स में। कोरेला की इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसमें एंटीबायोटिक कोरेलिन पाई जाती है, जो कि बैक्टीरिया डिजीज के कंट्रोल में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 50% प्रोटीन, 20% कार्बोहाइड्रेट और 20% फैट्स, अमाइनो एसिड और विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा ये सीवरेज के प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में भी इस्तेमाल होते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्पेस व्हीकल की जो एयर है उसको हम इसकी मदद से प्योर कर सकते हैं। किस तरीके से कि स्पेस व्हीकल में ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को रीस्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको एल्गी की सेकेंड जीनस यानी अल्वा के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। इसका कॉमन नेम सी लोटस है। ये ईटेबल ग्रीन एल्गा होते हैं, जो कि बिलोंग करते हैं फैमिली एल्वेसी को। पहले देखते हैं कि ये किन जगहों पे पाए जाते हैं। ये वर्ल्ड के सी और ओशन के रॉकी शोर्स में पाए जाते हैं। अगर हम कराची की बात करें तो ये मनोड़ा और किमाड़ी के कोस्ट में पाए जाते हैं। इनकी कुछ स्पीशीज ब्रैकिश वाटर यानी नमकियात वाला पानी, जो कि ऑर्गेनिक मैटर से रिच है, वहाँ पाए जाते हैं, या फिर ऐसा सीवरेज वाटर जिनमें हैवी मेटल्स की मिकदार मौजूद है, वहाँ पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। इनकी बॉडी को थैलस कहते हैं, जिसमें ऊपर वाला पोर्शन जो कि शीट की तरह है, ये वाला, इसको ब्लेड कहते हैं। जबकि नीचे वाला पोर्शन, ये देखिए, ये जो ये नजर आ रहा है आपको, ये कहलाता है होल्ड फास्ट। इसका काम क्या होता है? इसकी मदद से ये रॉक या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अटैच हो सकते हैं। जब हम अल्वा का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसके थैलस में 2 लेयर सेल्स के पाए जाते हैं, जिनमें हर सेल्स तकरीबन एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, लेकिन इनके जो बेसल सेल्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, और हर सेल में एक न्यूक्लियस और कप शेप क्लोरोप्लास्ट और सिंगल पायनॉइड, जो कि स्टार्च प्रोड्यूसिंग बॉडी है, वो पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अल्वा अपनी लाइफ साइकिल कितनी स्टेजेस में कंप्लीट करता है। अल्वा अपनी लाइफ साइकिल 2 स्टेजेस में कंप्लीट करता है। पहली स्टेज गैमेटोफाइटिक स्टेज कहलाती है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अल्वा की लाइफ साइकिल को समझाने से पहले मैं आपको 2 टर्म के बारे में समझाना चाहूँगी, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डिवीजन के बाद डॉटर सेल में कांस्टेंट रहते हैं। जबकि मियोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में जितने होते हैं उसके आधे डॉटर सेल में रह जाते हैं डिवीजन के बाद। इसके अलावा मैं आपको 2 टर्म्स के और के बारे में समझाऊंगी, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सपोज अगर 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डिप्लॉइड का मतलब होता है डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 13 है तो 13 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें यानी 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम लाइफ साइकिल को समझते हैं डायग्राम की मदद से। ये 2 बॉडीज आपको नजर आ रही हैं, गैमेटोफाइट। इन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अल्वा के गैमेटोफाइट में 13 ईच होता है। ठीक है, इसमें माइटोसिस के बाद गैमीट्स बनते हैं,
क्योंकि गेमिटोफाइट में 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो माइटोसिस की वजह से अब गैमीट्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 13 ईच। ठीक है, ये दोनों गैमीट्स सिमिलर एक्सटर्नली नजर आते हैं, लेकिन इंटरनली इन दोनों में फर्क होता है। इस गैमीट्स को हम आइसोगैमीट्स कहते हैं। ठीक है, ये गैमीट्स फ्यूज कर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन इनमें होती है और ये बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, तो बिफोर फ्यूजन इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना था? 13 ईच। तो 13 प्लस 13 कितने हो गए? 26, यानी जाइगोट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गए। ठीक है, तो ये जाइगोट जिसमें 2n यानी 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट बनाता है, जिसमें यानी 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहते हैं। ये स्पोरोफाइट सिमिलर होता है गेमिटोफाइट से स्ट्रक्चर में। यहाँ से सेकेंड स्टेज अल्वा की स्टार्ट हो जाती है, जहां से जाइगोट स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट में स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी मौजूद होती है, स्पोरेंजिया। ठीक, अब इसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है और ज़ूस्पोर्स बनते हैं। क्योंकि मियोसिस होती है, तो इसलिए जो ज़ूस्पोर्स में स्पोर बनते हैं, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है, इसमें कितने हो जाएंगे आप? हेप्लॉइड, यानी आधे आधे 13 ईच। ठीक है, अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करके गेमिटोफाइट बनाते हैं। क्योंकि ज़ूस्पोर्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे? 13। तो गेमिटोफाइट जो बनेगा वो ईच कितना होगा? 13, राइट। तो आधे जो है हाफ फीमेल गेमिटोफाइट बनाएंगे और हाफ जो है वो मेल गेमिटोफाइट बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है, अल्वा की लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह होती है? अल्वा की लाइफ साइकिल पहली स्टेज से स्टार्ट होती है, जिसको हम गेमिटोफाइट कहते हैं। गेमिटोफाइट में एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसमें मियोसिस होने की वजह से गैमीट्स बनते हैं, जिनमें भी एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये दोनों गैमीट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, जिसमें 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये जाइगोट जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट बनाते हैं, जिसमें 2x क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ से सेकेंड स्टेज लाइफ साइकिल की स्टार्ट होती है और फिर ये स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और इनमें एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करके गैमिटोफाइट बनाते हैं, जिसमें एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्योंकि अल्वा का गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट बिल्कुल एक जैसा होता है स्ट्रक्चर में, इसलिए हम इसको आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सिमिलर और मॉर्फिक से मॉर्फोलॉजी, यानी सिमिलर मॉर्फोलॉजी दोनों की होती है। ठीक है, समझ आ गया? उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।